हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा यूरोप आफ्टर नेपोलियनिक एरा। ओके, तो इससे पहले के सेगमेंट में हम लोगों ने देखा था कि नेपोलियन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से इमर्ज जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी वजह से फ्रांस के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था, और उसके बाद उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए विद इन फ्रांस, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे उनको अपनी रेवोल्यूशनरी आर्मी के थ्रू रेस्ट ऑफ यूरोप में भी स्प्रेड किया। ओके, बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि जितनी भी पावर्स थी रेस्ट ऑफ यूरोप की वो सब यूनाइटेड हुई और सब ने मिल के नेपोलियन को डिफीट किया। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बाय द मोनार्क्स, ओके, यूरोपियन मोनार्क्स, अभी यूरोप का क्या सीन चल रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि नेपोलियन के बाद कंजर्वेटिज्म का एक न्यू फेज स्टार्ट होता है, न्यू एरा स्टार्ट होता है। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है? वही ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, जैसे लाइक मोनार्की होना चाहिए और प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप के जो आइडियाज़ को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या करते हैं? कंजर्वेटिज्म। राइट टू वोट नहीं होना चाहिए, है ना, डेमोक्रेसी को ख़त्म करना है, ये सब क्या है? कंजर्वेटिव आइडियाज़ है। और इसके सपोर्टर्स कौन थे? इसके सपोर्टर्स थे किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स और क्लर्जी। ओके, तो बेसिकली जो फ्रांस के अंदर जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पीपल्स थे उनको हम लोग कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी में रख सकते हैं। ओके, तो अब कंजर्वेटिव जो थे, है ना, उनको ये बिलीव होने लग गया कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के और स्टेट के, जैसे लाइक मोनार्की, चर्च और सोशल हायरार्की मतलब सोसाइटी के अंदर ऊंच नीच का होना। ऊंच नीच मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, और प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सबको सिक्योर रखना ज़रूरी है। ओके, मतलब कंजर्वेटिव कह रहे हैं कि हमें मोनार्की को सिक्योर रखना चाहिए, चर्च को सिक्योर रखना चाहिए, जो सोसाइटी के अंदर ऊंच नीच है ना, छोटा बड़ा वाला जो चीज़ है उसको भी सिक्योर रखना चाहिए, प्रॉपर्टी और फैमिली से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं उनको प्रिजर्व रखना चाहिए। ओके, देन एट द सेम टाइम उनकी आइडियोलॉजी में थोड़ा सा चेंज भी आया है, और वो चेंज आया है रेवोल्यूशन की वजह से। ओके, तो उनको ये भरोसा हो गया कि सोसाइटी में जो कुछ चेंज आ गए हैं ड्यू टू रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, या है ना, उनको हम रिटर्न बैक नहीं कर सकते। ओके, तो मतलब जो सोसाइटी के अंदर जो चेंज आए हैं उनको हम प्री रेवोल्यूशनरी डेज में नहीं ले जा सकते, हम उसको रिटर्न बैक नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने रियलाइज़ किया कि चेंज जो हुए ना ड्यू टू नेपोलियन एरा और ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और कई मामलों में जो चेंज हुए हैं ना, जो नेपोलियन ने लेके आया है, वो क्या कर रहा है? वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की को सपोर्ट कर रहा है। ओके, मोनार्की को और स्ट्रेंथन कर रहा है। कैसे? देखो, पहले क्या होता था फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, ये एक स्टेट है, ओके, और इस स्टेट में एक किंग है। ओके, अब किंग क्या किया? अपने स्टेट को रूल करने के लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ओके, अब इन पार्ट्स के ऊपर फीडल लॉर्ड्स रूल कर रहे हैं, ओके, जिनका अपने एरिया में पूरा कंट्रोल है। ओके, अब किंग जो है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी इनको रेवेन्यू चाहिए होता था तो वो फ्यूडल लॉर्ड से लेते थे, प्लस वॉर के टाइम पे आर्मी का सपोर्ट भी फ्यूडल लॉर्ड्स देते थे। तो अल्टीमेटली किंग जो था वो लॉर्ड्स के ऊपर, फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट था। बट नेपोलियन ने क्या किया था? आप एक बार फिर से ध्यान दो, नेपोलियन ने क्या किया? अपना खुद का एक आर्मी बनाया, टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, फ्यूडल लॉर्ड्स को ख़त्म किया। तो अल्टीमेटली जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड थी ना, वो सारी की सारी पावर नेपोलियन के टाइम पे उसने अपने हाथों में सेंट्रलाइज कर ली। तो यही चीज़ कंजर्वेटिव्स को लग रहा है मोनार्की के सेंस में, कि मोनार्की को क्या कर रहा है? मोनेपोलियनिक एरा के जो रिफॉर्म्स है ना, वो और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं या और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से रिफॉर्म्स थे? मॉडर्न आर्मी, है ना, एफिशिएंस ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी। जैसे इकोनॉमी अच्छी होगी तो टैक्स ज़्यादा आएगा, टैक्स ज़्यादा आएगा तो किंग के पास मनी ज़्यादा होगा। ओके, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म मतलब अब किंग को अपनी पावर शेयर नहीं करनी पड़ रही है फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर। सर्वडम खत्म हो गया है तो उससे क्या होगा? सर्वडम मतलब स्लेवरी खत्म हो गया है तो उससे क्या होगा? पीजेंट्स, टेनेंट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा तो अगेन ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कंजर्वेटिव्स का मानना है कि नेपोलियनिक एरा में जो रिफॉर्म्स आए ना ड्यू टू नेपोलियन, वो मोनार्की जैसी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही है। ओके, और इसकी वजह से हम लोग पुराने वाले एरा में नहीं जा सकते। पुराने वाला एरा मतलब जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, है ना। देन अब जब नेपोलियन को सभी पावर्स ने मिलकर डिफीट कर दिया है, ओके, तो जैसे लाइक इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, जिसमें ब्रिटेन, रशिया प्रशिया और ऑस्ट्रिया थे, जिन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन को डिफीट किया था, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर प्लेस, नेम इज़ वियना। वियना क्या है? एक प्लेस है, और ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। तो ये सब के सब मिले एक सेटलमेंट के लिए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी पावर्स ने, ब्रिटेन ने, रशिया ने, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने मिल के नेपोलियन को डिफीट किया, और नेपोलियन को डिफीट करने के बाद वो लोग वियना में मिले। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये सब मिल के नेपोलियन को क्यों डिफीट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि जो मोनार्क्स थे ना, रशिया में, प्रशिया में या ऑस्ट्रिया में या ब्रिटेन में, ये सब के सब आपस में रिलेटिव्स हैं,
ओके। जैसे लाइक ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी ना, वो फ्रेंच मोनार्क यानी बूर्बो डायनेस्टी की क्वीन थी। ओके। और इवन ब्रिटेन के किंग की जो मैरिज है ना, वो पोर्चुगीज़ की प्रिंसेस से हुई थी। ओके। रशिया और प्रशिया के जो किंग है ना, वो आपस में ब्रदर है। तो इस टाइप से वो सब के सब रिलेटिव्स है। ओके। तो जब नेपोलियन उसके अंदर अपने आप को मोनार्क स्टैब्लिश करता है, तो इनको पर्सनली भी लॉस हुआ है क्योंकि उनके रिलेटिव पे अटैक किया है। तो दैट इज़ वाई उन्होंने अपनी पावर को फिर से बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए आपस में यूनाइट हुए। यूनाइट होने के बाद उन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया, और फिर डिफीट करने के बाद वो लोग वेना में मिले कि अभी करना क्या है, अभी आगे का क्या करेंगे, है ना। अभी तो हमने नेपोलियन को डिफीट कर दिया है, तो आगे क्या करेंगे। तो अब ये जो मीटिंग हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं वीना कांग्रेस, उस मीटिंग को हेड कौन कर रहा है? ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ओके। अब ये जो इसने ड्यूक मेटरनिक है ना, इसने प्रपोजल दिया कि जो सिचुएशन है और ड्यू टू नेपोलियन जो चेंजेस आए, उनसे हमें ओवरकम करना है और हमें सिचुएशन को नेपोलियन की पहले वाली सिचुएशन में कन्वर्ट करना है। ओके। मतलब उन्हीं सिचुएशंस को रीबैक करना है, अंडू है ना, कंट्रोल जेड करना है, जो मोनार्की के फेवर में है। जो मोनार्की के फेवर में नहीं है, उनको कंट्रोल जेड नहीं करना है। जो मोनार्की के फेवर में है, उनको कंट्रोल जेड नहीं करना है, और जो मोनार्की के फेवर में नहीं है, उन्हीं को कंट्रोल जेड करना है, यानी उनको, ठीक है ना। तो अब ये जो चेंजेस थे, उनको ये लोग अंडू करने वाले, कंट्रोल जेड करने वाले। अब देखो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बूर्बो डायनेस्टी को फ्रांस के अंदर फिर से इस्टेब्लिश कर दिया। ओके। तो अब आपको माइंड में आ गया होगा कि इन्होंने मिलकर बूर्बो डायनेस्टी को क्यों इंस्टॉल किया वापस, क्योंकि आपस में रिलेटिव है। ओके। तो बूर्बो डायनेस्टी को इन्होंने फिर से इंस्टॉल किया, यानी फ्रांस फिर से मोनार्की में कन्वर्ट हो गया। अब इन सबको ये चीज़ पता थी कि फ्रांस में अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी आती है ना, तो उसका असर पूरे के पूरे यूरोप पे होता है। ओके। इवन उस टाइम पे ना पूरे यूरोप में एक एक कहावत चल गई थी कि अगर फ्रांस को ज़ुकाम होता है, तो पूरा का पूरा यूरोप जो है ना, उसको बुखार आ जाता है। ओके। व्हेन फ्रांस स्नीज ऑल यूरोप कैच फीवर। तो इसलिए मतलब फ्रांस के अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या किया, उसके अंदर फिर से मोनार्की को इंस्टॉल किया, और मोनार्की में किसको बैठाया? बूर्बो डायनेस्टी को। देन फ्रांस ने जितनी भी फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज़ एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो नेपोलियन ने अपने टाइम पे जितनी भी टेरिटरीज़ को विन किया था ना, उन सभी टेरिटरीज़ को वापस कर दिया, और फ्रांस ने सभी टेरिटरीज़ लूज़ कर दी। देन फ्रांस के सराउंडिंग में, यानी नेबर में, सब पावरफुल मोनार्क्स को बिठाया गया। मीन्स जैसे ये फ्रांस है, तो फ्रांस के चारों ओर एक मजबूत घेरा बनाया। मजबूत घेरा मतलब एक बॉर्डर लाइन की फ्रांस, अब फ्रांस की जो आइडियाज़ है वो बाहर नहीं जाने चाहिए। और वो कैसे बाहर नहीं जाएंगे? जब हम लोग फ्रांस के बाहर एक घेरा बना देंगे। जैसे लाइक उन्होंने क्या किया, ईस्ट के अंदर पोलैंड वाला जो पार्ट था वो रशिया को दे दिया कि ईस्ट में रशिया फ्रांस को कंट्रोल करेगा। देन रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर एंड पोर्शन ऑफ सेक्सनी। तो वेस्टर्न पार्ट और सेक्सनी का जो पार्ट था ना, वो प्रशिया को दे दिया। वहाँ पे प्रशिया को बिठा दिया कि तुम वेस्ट से फ्रांस को गार्ड करोगे। देन साउथ जेनोवा वाला जो पार्ट है वो पीडमोंट को दे दिया, और इसी तरीके से नॉर्थ बेल्जियम वाला जो पार्ट था ना, वो किंगडम ऑफ नीदरलैंड को दे दिया। तो इट मीन्स चारों तरफ से फ्रांस को घेर लिया कि अब अगर फ्रांस के अंदर कुछ भी अनसर्टेनिटी होता है, तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसके सराउंडेड हैं कि वो फ्रांस के ऊपर कंट्रोल करेंगे। देन अगर हम दूसरे, इन अदर वर्ड्स, द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। तो ये था कंजर्वेटिव्स का रिएक्शन अगेंस्ट द नेपोलियन। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात कहूँ, तो नेपोलियन से कंजर्वेटिव्स को कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ इतना था कि नेपोलियन ने क्या किया, मोनार्क्स के रूल करने की पावर को चैलेंज किया। ओके। नहीं तो नेपोलियन ने जितने भी रिफॉर्म किए, उन सबको कंजर्वेटिव्स ने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि वो रिफॉर्म्स मोनार्की को स्ट्रेंथन कर रहे थे। तो अल्टीमेटली कंजर्वेटिव्स ने वही रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया जो मोनार्की को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उन सभी रिफॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जो मोनार्की को सपोर्ट नहीं करते थे। देन अब देखते हैं कंजर्वेटिव रेजीम आफ्टर 1815। 1815 के बाद क्या हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कंजर्वेटिव रेजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। तो नेपोलियन को डिफीट करने के बाद फिर से पूरा का पूरा यूरोप क्या हो गया, वहाँ के मोनार्क्स ऑटोक्रेटिक हो गए, वहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई और फिर से मोनार्की ले आई। देन सेकंड थिंग, ये जो कंजर्वेटिव्स थे ना, जिन्होंने अपने आप को रीस्टैब्लिश किया आफ्टर द नेपोलियन, ये सब के सब टॉलरेट नहीं थे, किसी के लिए टॉलरेट नहीं थे। मतलब अगर इनकी क्रिटिसिज्म हो रही है या है ना, तो उसके लिए वो टॉलरेट नहीं करे। मतलब उस टाइम के जो पैम्पलेट छपते थे या जो पीपल्स बोलते थे, उसके लिए ये लोग टॉलरेट नहीं थे। इवन इन्होंने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो लिखने वाले हैं या जो उनके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं ना,
जो जो एक्टिविटी चल रही है उनको भी स्टॉप करना स्टार्ट किया। और अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स। तो इन ऑटोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट सॉन्ग के थ्रू, प्लेस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो भी छप रहा था ना, उसको उन्होंने सेंसरशिप करना स्टार्ट कर दिया, उसको उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। और अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया ना, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे, जो फ्रीडम और लिबर्टी वाले जो आइडियाज़ थे ना, उसको उन्होंने सप्रेस किया। क्यों? क्योंकि वो उनकी पावर को या उनके एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहे थे। ओके, देन अब हम लाते हैं कि एट द सेम टाइम लिबरल्स क्या कर रहे थे, लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे थे 1850 के टाइम पे, है ना। मतलब 1815 में कंजर्वेटिव्स ने नेपोलियन को डिफीट कर दिया। ओके, बट उसी टाइम पे जो लिबरल्स थे या रेवोल्यूशनरीज थे वो क्या कर रहे थे, तो इस टाइम पे जो लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज थे ना, वो नॉर्मली क्या हुए, अंडरग्राउंड हो गए। क्योंकि उनको पता था कि अभी कंजर्वेटिव जो है ना वो पावर का यूज़ कर रही है, और पावर का यूज़ करने का मतलब है कि उनको मर्डर कर रही है, किल कर रही है। तो इसलिए वो लोग अंडरग्राउंड हो गए। बट अंडरग्राउंड होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया था और अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करना बंद कर दिया था। इवन अब उन्होंने क्या कर दिया, सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया, और थ्रू द सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने यूरोप के अदर स्टेट्स में रेवोल्यूशंस के और उससे रिलेटेड जो आइडियाज़ थे उनको स्प्रेड किया। इवन रेवोल्यूशनरी ऑल्सो अपोज मोनार्किकल फॉर्म दैट हैड बीन स्टैब्लिश आफ्टर द वीना कांग्रेस, है ना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे भी, इसमें मेज़नी जो इटली से बिलोंग करते थे, उन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को फॉर्म किया, यंग इटली और यंग यूरोप। तो इट मीन्स आफ्टर 1815 जब कंजर्वेटिव्स एक्शन में आए ना, तो लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड हो गए। बट अंडरग्राउंड होने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने आइडियाज़ को छोड़ दिया या अपनी एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया, वो अब सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू एक्टिविटी कर रहे हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, यंग इटली और यंग यूरोप। ये क्या है, यंग इटली यंग यूरोप, ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसको मैज़नी ने इस्टेब्लिश किया था। और मैज़नी कौन है, ये इटालियन रेवोल्यूशनरी है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपना सेगमेंट को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखेंगे आगे का सीन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।